नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 के बारे में बात करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 5 तक, वैसे तो मैंने 6 तक बात कर चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि 6 का प्रश्न यदि मैं एक बार फिर से आपको बताऊं तो ज़्यादा उचित रहेगा, इसलिए अपन प्रश्न संख्या 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से समझें। हालांकि प्रश्न संख्या 6 को समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल नंबर 10 आप लोगों को कंप्लीट करवा रखा है। यदि किसी विद्यार्थी ने वो एग्जाम्पल नंबर 10 वाला वीडियो देखा है तो उसको ज़रूर प्रश्न संख्या 6 समझ में आ गया और वो आराम से उसको हल कर सकता है। फिर भी हम एक बार बात कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 आपके पास ये है, यदि बिंदु 1, 2, 4y, अक्ष 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो अक्ष तथा y ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 10 में केवल एक अज्ञात राशि थी और यहाँ पर 2 अज्ञात राशियाँ हैं। भले ही चाहे एक अज्ञात राशि हो चाहे 2 अज्ञात राशियाँ हो, लेकिन जो काम आपने एग्जाम्पल नंबर 10 में किया था वही काम आपको इसी क्वेश्चन में करना है। यदि आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप उस एग्जाम्पल को ज़रूर देखिएगा, ताकि यहाँ पर फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। इसके सॉल्यूशन के लिए आप एक समांतर चतुर्भुज के डायग्राम का सहारा ले सकते हैं। वैसे तो डायग्राम नहीं बनाए तो भी काम चल सकता था, लेकिन डायग्राम बनाने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके 4 जो शीर्ष हैं इनको हम नाम दे देते हैं ABCD, और ये जो चारों बिंदु आपको यहाँ दिए गए हैं इस प्रश्न में, इनको हम ABCD मानते हुए यहाँ लिख देंगे। तो A के लिए ये बिंदु हो जाएगा, B के लिए हो जाएगा 4y, C के लिए हो जाएगा अक्ष 6 और D के लिए हो जाएगा 3, 5। अक्ष और y का मान ज्ञात करने के लिए हम इसके जो 2 विकर्ण हैं इस चतुर्भुज के, उनका सहारा लेंगे। विकर्ण की सहायता से अक्ष और y का मान निकालेंगे। तो विकर्ण कौन कौन सा होगा? A के सामने जो शीर्ष है C, उसको मिला दो तो एक विकर्ण अपने पास में हो जाएगा AC। ऐसे ही B को यदि अपन D से मिला देते हैं तो एक विकर्ण हो जाएगा BD। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु P पे काट रहे हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की क्या विशेषता होती है वो एक बार आप जरूर समझ लें कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है कि दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ अपने आप को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। जैसे P से पहले का इधर वाला भाग AP और P से बाद वाला ये भाग CP या PC, दोनों बराबर होंगे। यदि ये दोनों भाग बराबर हैं तो आप समझ गए होंगे कि P इस AC का मध्य बिंदु हो गया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि P AC का मध्य बिंदु है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के फॉर्मूले को हमने बताया था आपको, उस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ करेंगे। ऐसे ही P से पहले इधर वाला ये जो भाग है PB और इधर वाला भाग जो PD है ये भी बराबर है। तो आप समझ गए होंगे कि बिंदु P इन दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे काम करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे AC का मध्य बिंदु P है और उसके निर्देशांक हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं अक्ष y है। क्या है? अक्ष y। तो देखिए मध्य बिंदु का नाम आ गया, तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हम यूज लेंगे। तो अक्ष का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y के लिए होता है y बराबर y1 + y2/2।
यहाँ ये जो अक्ष है, ये कौन से अक्ष की बात हो रही है? इस अक्ष की बात हो रही है जिसका मान अपने को निकालना है। अब अक्ष 1 अक्ष 2 कौन है? यदि अपन एससी विकर्ण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है कि ये जो अक्ष का मान है, इसको अक्ष 1 मान सकते हो, इसको आप अक्ष 2 मान सकते हो। सीधी सी बात है, अक्ष 1 प्लस अक्ष 2 का मतलब है अक्ष के जो मान आ रहे हैं यहाँ और यहाँ, इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ अक्ष का मान 1 है, वहाँ अक्ष का मान क्या है? अक्षीय है। ठीक है, इसके बटे में 2 लिखेंगे। इसी प्रकार आगे यहाँ यदि अपन सरल करेंगे तो y1 प्लस y2 का मतलब है यहाँ y का मान और यहाँ y का मान आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 प्लस 6 बटे 2, इसको सरल करने पर ये हो जाएगा 8 बटे 2। 8 बटे 2 का मतलब 4। ऐसे ही जैसे आपने AC का मध्य बिंदु P मान करके अक्ष y का मान निकाला, वैसे ही अब हम BD के लिए बात करेंगे। BD का मध्य बिंदु, इसका जो मध्य बिंदु है वो भी P है और निर्देशांक यहाँ पर भी आप अक्ष y लिख सकते हैं। अक्ष y मान लो, बिंदु यही रहेंगे, यहाँ पर सूत्र वही रहेगा लेकिन बिंदु चेंज हो गए हैं। देखो तो अक्ष का मान निकालेंगे तो अक्ष में अक्ष का मान जोड़ देना, तो ये हो जाएगा 3 प्लस यहाँ आ रहा 4। 3 प्लस 4 का मतलब 7। 7 बटे 2, आगे सरल नहीं हो रहा है। इसी प्रकार y बराबर क्या होगा? यहाँ देखिए y का मान 5 आ रहा है, यहाँ y का मान y ही आ रहा है, तो आप लिखेंगे 5 प्लस y बटे 2। अब करना है अपने को तुलना। क्या करना है? तुलना करनी है। तुलना करने पर किसकी? क्योंकि ये जो बिंदु P है वो AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है, इसलिए इनके निर्देशांक है बराबर होंगे। यहाँ जो अक्ष का मान आ रहा है वो यहाँ अक्ष वाले मान के बराबर माना जाएगा। तो यहाँ अक्ष का मान कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1 प्लस अक्ष बटे 2। 1 प्लस अक्ष बटे 2 और यहाँ अक्ष का मान आ रहा है 7। 7 बटे 2। आप जानते हैं कि मैंने बताया था कि हर में यदि एक जैसी संख्याएं आ रही है दोनों पक्षों में तो उसको काटा जा सकता है। तो हमारे पास में केवल ये बचेगा 1 प्लस अक्ष बराबर 7। हमें अक्ष का मान निकालना है तो इस 1 का उधर पक्षांतरण कर देना 7 की तरफ, 7 माइनस 1, तो अक्ष बराबर हो जाएगा 6। ऐसे ही y के जो मान आ रहे हैं, यहाँ y का जो मान आ रहा था वो मान और यहाँ जो y की वैल्यू आ रही है वो भी बराबर होंगे। कारण क्योंकि बिंदु P दोनों के लिए ही मध्य बिंदु है, तो एक ही बिंदु हो गया। जो बिंदु P AC के लिए है वही बिंदु P BD के लिए, इसलिए इनके अक्ष के मान बराबर होंगे और y के मान भी बराबर होंगे। तो यहाँ y का मान 4 आ रहा है और यहाँ आ रहा है 5 प्लस y बटे 2। इसके बटे में कुछ भी नहीं तो इसके बटे में आप 1 मान सकते हैं और वज्र गुणा कर लो। 1 को जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस y बराबर 4 को 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 8। y का मान निकालेंगे तो इस 5 का पक्षांतरण कर देंगे तो वो इधर माइनस का हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा 3। ये हो गए आपके अक्ष और y के मान। इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप यदि चाहते हैं कि प्रश्न अच्छे से समझ में आए तो एक बार इसको स्टार्ट से लेकर के एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें और फिर इसको आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें, क्योंकि अपने खुद के द्वारा कोई भी चीज़ नोट की जाती है और यदि फिर उसकी स्टडी की जाती है तो मुझे लगता है कि वो अपने को ज़्यादा समझ में आती है। इसलिए आप इसको एक बार अपने हाथों से ज़रूर लिखें। चलिए प्रश्न संख्या 7। 7 का प्रश्न क्या है? बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु A के
बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2-3 है, जिसका केंद्र 2-3 है तथा b के निर्देशांक 1-4 है, तथा b के निर्देशांक 1-4 है। एक बार प्रश्न को समझ लीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब बिंदु ए कौन सा है उसकी हम बात करेंगे, उसके निर्देशांक बताने हैं। आगे बताया गया ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो हमें पता चल गया कि ए बी वृत्त का व्यास है और ए बी का एक सिरा ए है, उसके निर्देशांक हमें बताने हैं। जिसका केंद्र, उस वृत्त का जो केंद्र है वो आपको बता रखा है 2-3, उसके निर्देशांक 2-3 तथा b के निर्देशांक बता रखे हैं 1-4। तो इसको समझने के लिए आप एक वृत्त बना लीजिए ताकि आपको थोड़ा ठीक से समझ में आ जाए। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, केंद्र बिंदु हो गया, और ये जो मैंने रेखाखंड खींचा है, ये जो मैंने जीवा खींची है वो केंद्र से गुजर रही है, इसलिए ये इसका व्यास भी होगा। कोई भी जीवा केंद्र से गुजर जाती है वो व्यास होता है, फिर उसको जीवा नहीं कह करके व्यास बोला जाता है। और इसका जो केंद्र है, केंद्र को आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मान लीजिए इस केंद्र को हमने नाम दे दिया P। अब कोई कहेगा कि सर हम तो आज तक केंद्र को नाम O देते हैं, आपने P क्यों दे दिया? अरे भाई आपको P ठीक नहीं लग रहा तो O दे सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब क्या क्या दिया गया है देखो, ए बी एक वृत्त का व्यास है, यहां तक हम समझ गए। ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करने, ये भी समझ गए। केंद्र ये है, तो इसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2-3 और बिंदु बी के निर्देशांक दे रखे हैं। बिंदु बी के निर्देशांक कितने दे रखे हैं? बिंदु बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1-4 और बिंदु ए के निर्देशांक हमारे पास में नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बिंदु P जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्यों है? क्योंकि ये वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र से इधर ये जो दूरी आ रही है ये वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक B तक जो दूरी आ रही है वो भी वृत्त की त्रिज्या है। तो एक ही वृत्त के लिए किसी भी तरफ है यदि त्रिज्या देखी जाती है तो त्रिज्या बराबर होती है। एक ही वृत्त के लिए सभी ओर, चारों ओर त्रिज्या एक समान होती है, तो ये दोनों भाग बराबर हो गए तो P इसका मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है उसको आप ये समझ लीजिए कि वो अक्ष और y के मान है। किसके मान है? अक्ष y के। और इनका हमारे पता नहीं है तो इसको x1 y1 मान लो और इसको समझ लो आप x2 y2। एक बार फिर से समझा दूं आपको मैं, वृत्त आप समझ गए होंगे। ए बी इसका व्यास है, P को हमने मध्य बिंदु मान लिया। मध्य बिंदु क्यों माना? क्योंकि इसने केंद्र बता रखा है, 2-3 इसका केंद्र हो गया और केंद्र के निर्देशांक को हमने अक्ष y समझ लिया। ठीक है, अब B के निर्देशांक दिए तो गए हैं अपने को, लेकिन अपने को ये समझना है कि ये किसकी वैल्यू हो सकती है। तो हमने मान लिया ये x2 y2 का मान है। इसके निर्देशांक हमारे पास में नहीं है तो हमने मान लिया कि x1 y1 है। तो AB के जो दोनों सिरे हैं उनके निर्देशांकों को हमें क्या समझना है? इसके निर्देशांक हमारे पास में थे तो नहीं, लेकिन हमने x1 y1 मान लिया, इसको हमने x2 y2 समझ लिया। दिए गए हैं फिर भी हमने x2 y2 समझ लिया। यहाँ निर्देशांक दिए गए हैं, हमने इसको x y समझ लिया। हम बोलेंगे
कि केंद्र P जो है वो व्यास AB का मध्य बिंदु है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए कि किसी भी वृत्त का केंद्र जो होता है वो हमेशा उसके व्यास का मध्य बिंदु होता है। और मध्य बिंदु का नाम आते ही मध्य बिंदु ज्ञात करने के जो सूत्र हैं वो दोनों सूत्र लिख देंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का एक सूत्र तो ये होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। दूसरे वाला होता है y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ये x क्या है? ये p के जो निर्देशांक हमने माने हैं वो है x। तो x का मान अपने को ज्ञात नहीं करना, x का मान तो दिया गया है 2, तो यहाँ इस x की जगह 2 लिखेंगे। x1 तो यहाँ x1 है जो हमें ज्ञात करना है, तो ये x1 ऐसा कैसा आएगा। x2 देखो यहाँ हमने इन दोनों को x2 y2 समझा है, तो ये x2 एक नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पहले नंबर पे जो आ रहा है वो x2 का मान हो गया, तो x2 का मान हो गया 1। इसके बटे में 2 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो इसके बटे में 1 मान लो। इनको वज्र गुणा कर लो, वज्र गुणा करेंगे 1 को पहले इधर गुणा कर लो, तो ये बनेगा x1 प्लस 1 बराबर 2 को यहाँ गुणा कर दो 2 से, ये हो गया 4। और x1 का मान निकालेंगे तो ये 1 इधर पक्षांतर हो जाएगा, और आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार x का मान हो जाएगा 3। ऐसे ही अपन एक ऐसे पार्ट बना सकते हैं ताकि दोनों मिक्सअप नहीं हो। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, चेक करना है कि y है क्या। y देखो हमने यहाँ लिख कर रखा है, तो y का मान ज्ञात नहीं करना, y का मान दिया गया -3, तो यहाँ -3 लिखो। y1 यहाँ है जो हमें ज्ञात करना है, तो y1 ऐसा कैसा लिखा जाएगा। y2 हमने कहाँ लिखा, देखो ये रहा y2 का मान 4 है बटे 2, इसके बटे में 1 लिखो, वज्र गुणा करो, 1 को जब इनसे गुणा करेंगे यही आएगा y1 प्लस 4 बराबर -3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6। y1 का मान निकालेंगे तो 4 का उधर पक्षांतर हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, तथा ऐसे लिख देता हूँ कि y बराबर -6 पहले से था, ये 4 का पक्षांतर इधर हो जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ेंगे और जुड़ करके माइनस का 10 बनाएंगे, तो y1 का मान हो गया कितना 10। इधर x1 का मान हमारे पास में कितना आ गया 3। तो हमने ये मान लिया था कि माना a की निर्देशांक ये है, a की निर्देशांक हमने मान लिए थे x1 y1, और x1 का मान 3 आ गया और y1 का मान -10 आ गया। तो हम अंत में लिख सकते हैं अतः बिंदु A हो गया, और इसके निर्देशांक क्या है, ये x का मान है, ये y का मान है, 3 - 10 है। तो ये आपका प्रश्न संख्या जो 7 है कंप्लीट होता है। इसके बाद एक 8 का क्वेश्चन हम और करेंगे। जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करेंगे, इसलिए बेल आइकन वाले बटन को ज़रूर प्रेस करें। अब हम प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। यदि A और B क्रमशः -2 -2 है, -2 -2 है, -2 -2 और आगे दिया गया है -2 -4। यदि बिंदु A और B क्रमशः है -2 -2, ये तो बिंदु A के निर्देशांक हो गए, और 2 -4 बिंदु B के निर्देशांक हो गए। हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए
ताकि AP बराबर, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो, और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपने को क्या करना होगा। दिया क्या गया है, दो बिंदु A और B बताए गए हैं जिनके निर्देशांक आपको दिए गए हैं। सबसे पहले उनको लिख लीजिए कि बिंदु A जो है उसके निर्देशांक है -2, बिंदु B की निर्देशांक है 2, -4। आपको समझ में आ गया होगा कि यदि पिछली वीडियो आपने देखा है, मैंने बताया था कि यदि दो बिंदु के बीच में और आ रहा है तो उनको AB ही लिखना है। हालांकि यहाँ AB प्रश्न में पहले से दिया गया है, यदि नहीं देता तो भी हम AB ही लिखते। और इन दोनों के निर्देशांकों को हमें क्या समझना है, पहले वाले बिंदु के निर्देशांक को हमें समझना है कि ये x1 y1 का मान है, और दूसरे बिंदु के निर्देशांक को समझना है कि x2 y2 है। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P के निर्देशांक हमसे पूछे गए हैं, तो कौन सा बिंदु P बोल रहा है, हमें पता नहीं है बिंदु P का, तो हम मान लें कि माना बिंदु P और उसके निर्देशांक हमने xy मान लिए। अब ये चीज क्या है, ये चीज समझनी है अपने को। ये आपको अनुपात दिया गया है, और वो अनुपात भी इस प्रकार से दिया गया है कि प्रत्येक स्टूडेंट इस बात को अच्छे से समझ नहीं पाता है, मिस्टेक कर देता है। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी विद्यार्थी इसमें मिस्टेक नहीं करे, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि यहाँ पर आपने गौर नहीं किया तो अब से ही ये प्रश्न आप लोगों का गलत हो जाएगा। P रेखाखंड AB पर स्थित है, इसको ऐसे समझिए, एक रेखाखंड बनाइए AB। इस रेखाखंड पर कहीं न कहीं बिंदु P स्थित है। अब हमें पता नहीं कहाँ है, कहीं पे भी ले लीजिए, ये बिंदु P है। अब इसको समझो, ये क्या है, AP बराबर लिखा हुआ है 3/7 AB। आपको इसको थोड़ा सा सरल करना है। सरल करना क्या है, यहाँ ये जो AB लिखा हुआ है वो AB 3/7 से गुणा है। तो हम क्या करेंगे, इस AB को यहाँ से हटाएंगे जो गुणा में आ रहा है, और जब ये यहाँ से हटेगा तो गुणा में आ रहा है वो हटेगा तो सामने वाली संख्या के भाग में आ जाएगा। भाग का मतलब बटे में आ जाएगा, तो ये AB आ जाएगा ऐसे बटे में, तो इधर 3/7 बच जाएगा। मैंने क्या कि इस AB को यहाँ से हटाया जो कि गुणा में था, और गुणा वाली संख्या को हटाया जाता है तो वो सामने वाली संख्या के बटे में आता है। अब समझिए इसको, देखो AB के सामने 7 लिखा हुआ आ रहा है, तो हमें ये समझना है कि AB की टोटल लंबाई 7 इकाई है, कितनी भी हो भले, लेकिन यहाँ 7 बोल रहा है तो हम इसको 7 मानेंगे। A से लेकर के B तक टोटल लंबाई है 7 इकाई, जिसमें से AP कौन है, AP इसको इसने बता रखा है 3। अब एक बात बताओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 है और 3 ये हो गया, तो यहाँ कितना बच गया, 4 बच गया। तो ये P से पहले कितना आ रहा है, P से बाद में कितना आ रहा है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात बनेगा। तो विद्यार्थी क्या करते, सीधा सीधा अनुपात इसी को समझ लेते कि 3/7 अनुपात ही है, जो कि गलत है, क्योंकि P से पहले और P के बाद में कितनी कितनी संख्या आ रही है वो अनुपात होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि बिंदु P के लिए अनुपात हो गया 3:4। एक बात और समझनी है कि यदि प्रश्न में अपने को अनुपात दिया गया है तो या तो अपन अंतर विभाजन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या बाह्य विभाजन का। और ये भी मैंने बताया था कि बाह्य विभाजन का इमरजेंसी में प्रयोग करते हैं। इमरजेंसी का मतलब जब स्पेशल बोल आ जाएगा, ये कहा जाए कि आप बाह्य विभाजन का सूत्र प्रयोग में लीजिए, या ऐसे बोला जाए कि बाह्य विभाजित करता है तो ही काम में लेना है। अब यहाँ पर न तो अंतर विभाजन बोला न ही बाह्य विभाजन बोला, ऐसी स्थिति में हमेशा अंतर विभाजन का फॉर्मूला काम आता है। तो हम लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र से। अब अंतर विभाजन सूत्र क्या है समझ लीजिए। x बराबर ये था m1 x2
प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। यदि आप चाहते हैं कि सूत्र को कैसे याद रखा जाए, कैसे ये बना है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड स्टार्ट में हमने एक बेसिक कंसेप्ट टाइटल से एक वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, तो आपको ये सब बातें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी और ये फॉर्मूला स्वतः ही याद आने लग जाएगा। ये अक्स क्या है? अक्स हमने बिंदु P के निर्देशांक माने थे, वहाँ पर आ रहा अक्स, तो बिंदु P के लिए ये अक्स निर्देशांक है, ये तो हमें ज्ञात करना है। तो अपने को केवल यहाँ मान रखना है m1 m2 का, तो m1 m2 ये हो गया, ये m1 है, ये m2 है। x1 x2 ये लिखे में देखो, x1 y1 x2 y2 ये मान अपन यहाँ से देख लेंगे। तो m1 देखो, m1 का मान यहाँ 3 है, 3 फिर गुणा x2, देखो x2 कहाँ लिखा था हमने, ये x2 लिखा हुआ है, x2 पहले नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पहले नंबर पे 2 आ रहा है, तो x2 का मान 2 हो गया, प्लस m2 का मान यहाँ है 4 गुणा x1 ये लिखा हुआ, x1 y1, तो ये हो गया x1 y1, तो ये है x1 का मान माइनस का 2, ये माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। m1 प्लस m2 का मतलब है इन दोनों को जोड़ना है, 3 प्लस 4, तो ये हो गया, 3 को 2 से गुणा करो 6, 4 को जब माइनस 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 8 बनेगा, बटे में 7, 3 और 4 जुड़ जाएगा। 6 में से जब 8 घटेगा तो हमारे पास में बचेगा माइनस का 2 और ये बटे में 7, इससे आगे ये सरल नहीं होगा, तो इसको अपन यहीं छोड़ देंगे। ऐसे ही हम y के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। इस फॉर्मूले में इसमें क्या फ़र्क होगा, जहाँ आपको अक्स दिख रहा है वहाँ y आ जाएगा, तो यहीं से स्टार्ट कर दो, यहाँ y लिख देना, यहाँ x2 की जगह y2, x1 की जगह y1, बाकी यही फॉर्मूला होगा। तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान 3 है, m2 का मान 4 है, ये यहाँ से ध्यान रखें, और y1 y2 यहाँ से देखेंगे। m1 का मान 3 गुणा y2, यहाँ पर आ रहा y2, तो y2 का मान -4 है, प्लस m2, ये m2 का मान 4 है, यहाँ से देख लीजिएगा। फिर आ रहा y1 गुणा है, तो y1 का मान -2, तो यहाँ लिख दो -2 बटे 3 प्लस 4। 3 प्लस 4 का मतलब क्या है, m1 प्लस m2 का मान रखा है हमने, m1 और m2 को जोड़ दिया। 3 को जब -4 से गुणा करेंगे तो -12, 4 को जब -2 से गुणा करेंगे -8, और 3 और 4 जोड़ने के बाद 7, ये दोनों जुड़ेंगे तो -20 बनेगा। 20 में 7 का भाग जाता नहीं है, अतः बिंदु P जो है उसके निर्देशांक हमें मिल चुके हैं। बिंदु P के निर्देशांक को हमने माना था अक्स y, और अक्स का मान ये रहा, तो अक्स का मान आप यहाँ से लिख दीजिए, और y का मान ये है, तो अक्स का मान है -2/7 और y का मान है -20/7। इस प्रकार से ये आपका बिंदु P हो गया। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, प्रश्न संख्या 6, 7 और 8। आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि इसको आराम से समझा जाए, जिस अंदाज में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और यदि आपने उसी प्रकार से इसको अच्छे से समझ लिया, तो बहुत ही कम समय में आप लोग इसको हल कर दोगे। इस वीडियो में हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी शेष 2 क्वेश्चन और रह गए इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच में लेकर के हाजिर होंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।